हेलो दोस्तों, द रीडर के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है फिर से। अभी पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने बिहार के बारे में जाना था। बिहार एक परिचय के नाम से मैंने पिछला वाला वीडियो डाला था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार के इतिहास के बारे में। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि अभी जो BPSC आ रहा है, जो 67th BPSC आ रहा है, उसके लिए हमें जो है बिहार के बारे में जानना जरूरी है। तो हम अभी जो है बिहार के इतिहास के बारे में बात करेंगे। और एक वीडियो में पूरे बिहार के इतिहास को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए जो है हम क्या करेंगे, हम 2 या 3 वीडियो, ये पार्ट 1 है, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे और हो सकते हैं तो तीसरा पार्ट भी इसका आएगा। तो पहले हम पार्ट में डिस्कस करेंगे बिहार के इतिहास के बारे में, जो बिहार का प्राचीन इतिहास है उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार के जो मेडिवल पीरियड में जो 700 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी, मतलब जिसको हम बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद 1700 ईस्वी के बाद से लेके अभी तक जो भी कुछ हुआ है, मतलब कहे एक तरह से अंग्रेजों के आने के बाद से लेकर अभी आज़ादी के बाद तक जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसको बोलेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आधुनिक इतिहास। तो ये 3 पार्ट में रहेगा। पॉसिबिलिटी वही है कि 3 पार्ट में हम वीडियो को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से, जिसमें हम बात करेंगे प्राचीन बिहार के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्राचीन इतिहास में। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि ये सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है हम सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो भी एक नंबरी, मतलब एक तरह का है बिहार BPSC के प्री के हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेंस का पर्पस से ये इस वीडियो को मैं अभी नहीं बना रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें प्राचीन बिहार की, तो प्राचीन बिहार में मुंगेर जो जिला है, अभी बिहार का एक जिला है, मुंगेर से जो है पूरा पाषाण काल के, निम्न पूरा पाषाण काल के जो है अवशेष प्राप्त हुए। चिरांद जो कि सारण जिले में और चेचर जो कि वैशाली जिले में, यहाँ से नव पाषाण युग के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमें 2 जगह से मिलती है। एक तो अथर्ववेद से मिलती है और दूसरा पंचवीस ब्राह्मण से मिलती है। ये पंचवीस ब्राह्मण के बारे में आपको एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में BPSC के। तो आपको याद रखना है कि कहाँ से बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो अथर्ववेद में और पंचवीस ब्राह्मण में। उसके बाद अगर बात करें तो अथर्ववेद और पंचवीस ब्राह्मण से क्या पता चलता है, तो मगध में जो है व्रत रहते थे, परंतु ऋग्वेद में जो उल्लेख किया गया उसमें मगध के सबसे प्राचीन वासी को क्षत्रिय माना गया है। और क्षत्रिय को जो है आर्य, जो कभी कभी इनके बारे में कहा जाता है कि आर्य जो है पश्चिमी एशिया से आए थे, पश्चिमी उत्तरी एशिया से आए थे। तो जो आर्य थे वो जो है हेय दृष्टि से देखते थे किनको, क्षत्रिय को, क्योंकि उनके वैदिक बलि के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए उससे आगे अगर हम बढ़े तो जो कनिंघम था, वो एक अंग्रेज इंजीनियर था और उसको जो है आर्कियोलॉजी में कहे और उसको एंटिक चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उसको लेके वो बहुत सारी जगहों पे जाता रहता था और खोज करते था। तो इसी क्रम में उसने जो है बोधगया में जो बोधगया मंदिर है उसको उसने खोजा था। और कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बरगांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। और यहीं से जो है 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसपे नालंदा शब्द जो है उत्कीर्ण है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नालंदा उत्कीर्ण जो मिला है अभिलेख पे, वो अभिलेख कहाँ थे, बरगांव का। और ये कहाँ पे है, तो नालंदा महाविहार के स्थल, मतलब उसके नज़दीक में है। उसके बाद कनिंघम ने बिहार शरीफ के घोसरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की थी। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे कि कनिंघम ने जो बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया था। पूर्वी चंपारण के जनपद जो केसरिया स्तूप, मतलब आपने बहुत बार सुना होगा केसरिया स्तूप को नाम, लौरिया आर्यराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया था। तो 2 स्तूप, केसरिया स्तूप और लौरिया आर्यराज के जो अशोक स्तंभ है उसका भी पता कनिंघम ने लगाया था। कनिंघम का आप देखोगे टाइम पीरियड जो है 1861 से लेकर 1865 या 4 इसी आसपास तक जो है ये इंडिया के जो है सर्वे डिपार्टमेंट में भी ये थे उस समय। जब लॉर्ड कनिंग थे तो कनिंग ने इनको जो है उस समय, जब ये रॉयल इंजीनियरिंग से रिटायर हुए तो उनको इंडिया के सर्वे डिपार्टमेंट में भी लेकर आए थे। उसके बाद बात करें तो आधुनिक राजगृह और गया के पास का जो क्षेत्र है उसकी जानकारी कहाँ मिलती है, अथर्ववेद में मिलती है। हम भी बहुत संगीतों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं हम। एक चीज़ कहा था कि जो प्रथम स्त्री चिकित्सक थी जिसका नाम था असुर मायारूप,
उसने जो है कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार किया था। उसके बाद बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे अब अभी हम डिस्कस करेंगे कि विश्व में सबसे पहली बार गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के वैशाली में ही हुआ था। वैशाली जो एक समय जनपद था, उसी में जो है सबसे पहली रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन का जो है स्टार्ट सबसे पहले वहीं से हुआ था। अच्छा, विदेह माधव की कहानी कहाँ मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसके बारे में आप पढ़ लेना, यहाँ पे जो दिया है मैं PDF जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि 16 जनपद थे, 16 महाजनपद थे पूरे इंडिया में। उसमें से जो 3 थे वो बिहार से थे। बिहार में कौन थे, मगध था, बज्जी था और अंग था। जो अंग महाजनपद था उसको बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। उसके बाद बज्जी जो महाजनपद था, जो बज्जी संघ था कहा जाता है, वो मगध के उत्तर दिशा में था और 8 गणराज्यों का एक संघ था। और 8 गणराज्यों को संघ को मिला के ये जो है एक महाजनपद बना था, जिसमें विदेह, बज्जी और लिच्छवी जो है मिलनी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और इसमें भी लिच्छवी जो है, जिनकी राजधानी वैशाली थी, ये सबसे प्रबल थे, सबसे मतलब ताकतवर कहे तो लिच्छवी थे बज्जी संघ में। उसका देखें तो विदेह अपनी दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी कहाँ थी, मिथिला। मिथिला वहीं से जहाँ से हमारी माँ जानकी जो सीता है, जिनका जन्म स्थान था वो। उसके बाद हम थोड़ा सा ये बाद में डिस्कस करेंगे बौद्ध संहिता। उसके पहले थोड़ा सा हम जान लें कि महात्मा बुद्ध कौन थे। महात्मा बुद्ध के बारे में जाने तो उसके बाद बौद्ध संहिता के बारे में हम जानेंगे। तो अगर बात करें महात्मा बुद्ध के बारे में, आपने बहुत जगहों पे पढ़ा है, बहुत बार हिस्ट्री में पढ़ा है, बस यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। और इनके जन्म के समय ही इनकी जो माता थी महामाया, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके पिता ने जो है, जिनका नाम सुधोधन था, उन्होंने इनकी मौसी जिनका नाम प्रजापति गौतमी थे, उनसे शादी किया था। और उन्होंने ही जो है महात्मा बुद्ध की जो है देखभाल की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा में, ईसा पूर्व में। कहाँ पे, कुशीनगर में। कुशीनगर आज यूपी में है। और कुशीनगर आपको इसलिए याद रखना है कि अभी उत्तर प्रदेश में जस्ट कुछ दिन पहले ही कुशीनगर में एक हवाई अड्डे की उद्घाटन किया गया, वहाँ पे ओपन किया गया, एक एयरपोर्ट का ओपन किया गया है। तो इसलिए जो है ये आपको एग्जाम्स में आ सकता है। और ये ईयर भी क्यों याद रखना है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुधोधन था, जिसके डिस्कशन कर चुके हैं। माता का नाम महामाया था, पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था, जिसको हम महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। और 35 वर्ष मतलब 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको जो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुआ था, तो बैसाखी पूर्णिमा की इसी दिन जो है, आप देखते हो भी होंगे कि हम बुद्ध पूर्णिमा भी बैसाखी पूर्णिमा को मनाते हैं। तो बैसाखी पूर्णिमा की रात जो है पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, ये सब कुछ आपको याद रखना है कि वृक्ष कौन सा था, पीपल का, नदी कौन सी थी, निरंजना नदी के तट पे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्हें जो है तथागत या बुद्ध कहा गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। इनका जो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने जो है अपने अनुयायियों को जो है एक अष्टांगिक मार्ग बताया था, जिसका नाम है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन्होंने मतलब जीवन जीने का कहे एक अष्टांगिक मार्ग बताया था, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका प्रतितय समुत्पाद में बुद्ध के उपदेशों का सार है। अब हमने महात्मा बुद्ध के बारे में जान लिया, तो अब हम देखेंगे कि जो बौद्ध संगति हुई थी, टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है अभी तक, वो कहाँ पे हुई थी। तो सबसे पहला जो हुआ था वो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। राजगृह को आज राजगीर बोला जाता है, जो बिहार में है। ये कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व, जिस साल महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी साल। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। शासक कौन थे, अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे विनय पिटक और सुत पिटक को जो है संकलन किया गया था, मतलब इसको एक साथ लाया गया था अलग अलग करके। दूसरा काम हुआ था वैशाली में 383 ईसा पूर्व, मतलब ठीक 100 साल बाद। इस समय अध्यक्ष सर्वकामी थे और कालाशोक जो है इस समय शासक थे, जो कि शिशुनाग वंश से आते थे। उसका तृतीय काम हुआ था पाटलिपुत्र, जो पटना बोला जाता है, आज बिहार की राजधानी भी है। ये 247 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो मुगलीपुत्र तिस थे, और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक कौन थे, मौर्य वंश के शासक थे। और इसमें जो है तीसरा पिटक जो है
अधिधम पिटक को जो है जोड़ा गया। पहला बिना पिटक, दूसरा शुद्ध पिटक और तीसरा अधिधम पिटक को जो है इसमें जोड़ा गया था। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। अभी तक ये आप देखोगे तो पहले जो 3 हुए हैं वो बिहार में हुए थे। उसका चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। इसका कोई एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं है। इसको बोला जाता है प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुए थे। ये 3 जो है ईसा पूर्व में हुए थे और चौथा जो है ईस्वी में हुआ था। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और उस समय जो है शासक कौन थे? तो कनिष्क थे, जो कि कुषाण वंश के थे। और इनके कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान इसमें विभाजित हो गया। ये हीनयान और महायान क्या होता है इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर उसको डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। अब हम बात करते हैं महावीर के बारे में। महावीर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें प्रवर्तक थे या संस्थापक भी बोला जाता कहीं कहीं पे। तो महावीर का जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी, बिहार में ही है, और 527 ईसा पूर्व में हुई थी। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था। आपको कंफ्यूज नहीं होगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आप देखोगे तो महात्मा बुद्ध के जो है कहाँ गया, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के जो है पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपको। माता का नाम त्रिशला था, जो कि एक लिच्छवी की राजकुमारी थी। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शना और उनके जो दामाद थे, जमाता जिनको बोलता है, उनका नाम जमाली था। अच्छा, तो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग, घर छोड़ दिया था। और 42 वर्ष, यहाँ पे बीपीएससी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कितने वर्ष की तपस्या के बाद उनको जो है कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद। महात्मा बुद्ध को कितने साल के बाद हुआ था? 6 साल के बाद हुआ था। और महावीर को 12 वर्ष की तपस्या के बाद। ये याद रखना है। उसके बाद बात करें ज्ञान प्राप्ति की, तो जुम्भी ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे जो है साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सॉरी, केवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको जो है केवलिन, जीन, अरहंत और निर्गंध भी इनको कहलाया गया। निर्गंध मतलब बंधन रहित। जीन मतलब विजेता और अरहंत मतलब योग्य। ये 4 नामों से इन्हें बुलाया गया। इन्हें जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे उनका नाम क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब जब जैन धर्म के बारे में जान चुके हम तो थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जैन संगीतियाँ हुई थी, क्योंकि बौद्ध संगीति 4 हुई थी और जैन संगीतियाँ 2 हुई थी। तो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो 310 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अस्तुल भरत थे और जो राजा थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य शासक के थे। यहाँ पे क्या होता कि जैन धर्म जो है दिगंबर और स्वयंवर में विभाजित हो गया था। द्वितीय कहाँ हुआ था? तो बल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में हुआ था। बहुत मतलब आप देख रहे हो 800 सालों का अंतर है पहले और दूसरे जैन संगति में। तो यहाँ पे क्या किया गया था कि धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन करके लिपिबद्ध इसको किया गया था। तो जैन संगीत इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पहला जान लेना है। पहला क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। दूसरे शासक का जो डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है। उसका महावीर जैन ने जो है अपने शिष्यों को पंच महाभारत के लिए बोला था। उसमें क्या है? सत्य है, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि पंच महाव्रत कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया था, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। उसका हम बात करेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में। तो जैसा हम जानते हैं कि बिहार जो आधुनिक बिहार है वो एक समय मगध साम्राज्य का पार्ट हुआ करता था और उसके बाद ये जो है बंगाल का पार्ट बन गया। तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो बोला जाता है कि पुराने के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश था वो बृहद्रथ राजवंश था। और जरासंध, जिसका वर्णन जो है महाभारत में भी मिलता है, ये जो है इसी वंश का शासक था। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला जो राजवंश था वो हर्य का वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। और बिंबिसार का जो टाइम था वो क्या था? 544 से 492 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार ने क्या किया था? कौशल की जो राजकुमारी थी कौशला देवी, उससे जो है विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त कर लिया था।
उसके बाद अगर हम देखें तो बिंबिसार महात्मा बुद्ध का जो है अनुयायी था, और उसी के काल में जो है जो जीवक वैद्य का नाम आपने सुना होगा, तो ये जो है बिंबिसार के शासनकाल में ही थे। उसके बाद आप देखोगे तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उसी ने उसकी हत्या करके मगध का शासक बना था वो। जब अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार की हत्या की, तो अजातशत्रु का जो साला था प्रसेनजीत, जिसकी बहन से जो है बिंबिसार ने शादी किया था, तो प्रसेनजीत ने जो है काशी को जो है दहेज के रूप में बिंबिसार को दे दिया था। तो जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, तो प्रसेनजीत ने क्या किया कि उसने जो है मगध से काशी को वापस ले लिया। फिर बाद में क्या हुआ कि अजातशत्रु में और प्रसेनजीत में युद्ध होती है, और फिर संधि भी हो जाती है इसको लेकर। और फिर अजातशत्रु काशी के राजकुमार बजीरा, जो शायद प्रसेनजीत की बेटी थी, मतलब आप देख रहे हो कि इसने अपने मामा की बेटी से ही शादी कर लिया, और फिर काशी जो है उसको पूरा दहेज में मिल जाती है। उसके बाद क्या किया, जब अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में उसी के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह के महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें तो जैसे जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, उसी तरह अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, और वो मगध का शासन अपने हाथ में ले लिया। अब उदयन के बारे में आपको ये एक चीज़ याद रखें कि इसी ने जो है पाटलिपुत्र का निर्माण कराया था, मतलब उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया गया नगर स्थानांतरित किया, और पाटलिपुत्र के निर्माण मतलब कहे स्थापना के जो श्रेय है वो उदयन को ही दिया जाता है। उदयन ने जो है पटना, जो अभी करेंट में पटना है, उसकी स्थापना की थी। उसके बाद उदयन के जो पुत्र थे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक, जिसको नागदर्शक भी बोला जाता है, ने बहुत ही छोटे छोटे समय तक शासन किया था। उसके बाद वहाँ पे शिशुनाग वंश का शासन आ गया था। शिशुनाग वंश ने क्या किया कि हर एक वंश का अंतिम राजा जो नागदर्शक था, उसका जो है अमत्य था। शिशुनाग क्या था, उसका अमत्य का हो एक तरह से उसका प्रधानमंत्री था, और काशी का राज्यपाल था। उसने क्या किया कि नागदर्शक की हत्या की और खुद जो है राजा बन बैठा। तो अब देख लो एक ट्रेंड सा चल गया है कि एक दूसरे की हत्या करते रहिए और फिर राजा बनते रहिए। उसका बाद हम देखें तो शिशुनाग ने क्या किया कि अवंती, कौशल और वत्स को जो विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया, उन सबको मगध में मिला लिया। उसके बाद उसका पुत्र जो है कालाशोक, जिसको काकबर्न भी कहा जाता है, वो जो है मगध का शासक बना। इसी के समय, अब कालाशोक के समय ही मगध की जो है द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसमें स्थावीर और महासंघी के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। उसके बाद बौद्ध धर्म का शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन या महानंदिनी जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद क्या हुआ, मगध पे आया नंद वंश। तो यहाँ पे जो कहा था पद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में इसको जो है सर्व छत्रांग तक कहा गया है, और उसे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा गया है, क्योंकि उसका जो है एक छत्र राज था। आप देखोगे तो नंद वंश के राजाओं का जो सेना थी वो बहुत बड़ी सेना थी, तो इसीलिए जो है इन्हें सर्व छत्रांतक या एक छत्र या एक राट भी कहा जाता है। उसे जो है शुद्ध तथा दाक्षिपुत्र भी बताया गया था, ये कहा जाता है। और उसके समय में जो है मगध साम्राज्य की सीमा जो है गंगा घाटी को पार कर गई थी। अब देखो तो इस वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, घनानंद। उसी के समय यूनानियों का आक्रमण हुआ था, और सिकंदर ने जो है जब सुना कि घनानंद की सेना इतनी बड़ी है, तो उसकी सेना ने जो है आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, और उसकी सेना वहीं से रिटर्न चली गई थी। जब घनानंद की सेना बहुत ही बड़ी थी, आप देखोगे पढ़ोगे तो बहुत बड़ी थी, लगभग 5 लाख के आसपास उसमें सैनिक थे सब मिला के। उसके बाद नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश। ये आपने सुना भी होगा अशोक के बारे में, चाणक्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, तो उस सब के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पुराणों से, बौद्ध एवं जैन साहित्य से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, और जो विदेशी लेखक थे उनके द्वारा जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, स्ट्रोबो एवं जस्टिन, ये भी कुछ आपको याद रखना है। स्ट्रोबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को
सैंड्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने जो है एंड्रोकोटस कहा है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। अच्छा, सैंड्रोकोटस की पहचान जो है भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से के रूप में की थी। किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखो, ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है और ब्यास नदी से ही नंद वंश के साम्राज्य की सीमा आरंभ होती है। तो मतलब कह सकते हो कि सिकंदर की सेना जो है नंद साम्राज्य के आसपास तो आ तो गई थी, लेकिन वहाँ पे उसको प्रवेश नहीं कर पाई। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम थोड़ा जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बना था। 305 में जब सिकंदर चला गया था तो सिकंदर का जो एक कहे दरबारी या उसका जो एक प्रतिनिधि सेल्यूकस निकेटर जो है वो रह गया था अफगानिस्तान के साइड, इंडिया में भी। उस समय आप इंडिया देखोगे तो पूरा अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो उसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ था और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गया था और उसकी जो बेटी थी हेलेना, उससे जो है चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी जो है उपहार में दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के जीतने का मेन कारण भी यही था कि उसके पास एक सुसज्जित हाथियों की सेना थी। अच्छा, तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला? तो उसको जो मिला काबुल का एरिया, अराकोसिस जो कंधार के पास है, और जेड्रोसिया जिसको अभी मरकान बोला जाता है, तथा पेमी दसाई जिसको अभी हिरात का बोला जाता है, उसका क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया था। और साथ ही साथ यूनानी राजकुमारी हेलेना से उसका शादी भी हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें देखना है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन से बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है। एक चीज़ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन जानना जरूरी है, जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त जो है अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर कहाँ चला गया था? श्रवण बेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है, वहीं पे चले गए और वहीं पे उपवास करके अपने प्राण त्याग कर दिए। वो किसके साथ गए थे? तो जैन मुनि भद्रबाहु के साथ गए थे। चंद्रगुप्त के बाद आते हैं उनके पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसेन या शीशसेन आदि भी कहा गया है। और बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मौर्य वंश के सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन थे? अशोक। अशोक जो है सिंहासन में बैठने के बाद 669 पूर्व में जो है राज्याभिषेक हुआ था। और लेकिन जो है कहे तो कहीं कहीं पर आपको ये 268 ईसा पूर्व में भी मिलता है कि अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन अगले 4 सालों तक 272 ईसा पूर्व तक अशोक जो क्या है कि अपने भाइयों के साथ जो है लड़ते रहे, उत्तराधिकार की लड़ाई चलती रही। इसलिए जो है अशोक पूरी तरह राजा जो है 272 ईसा पूर्व में बने थे और 232 ईसा पूर्व तक ये थे। तो राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। एक करेक्शन है, अशोक का जो है राज्याभिषेक अशोक जो राजा बने थे वो 272 ईसा पूर्व में ही बन गए थे। लेकिन अगले 3-4 सालों तक लड़ाई चलते रहने के कारण क्या हो गया, 269 कहीं पे 268 मिलेगा, उस समय जो इनका राज्याभिषेक हुआ था। इसके राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में जो है उसे कलिंग विजय हुआ था। और कलिंग विजय के बाद कहा जाता है, आपने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा होगा कि अशोक ने जो है युद्ध का जो है लगभग हिंसा का जो है त्याग कर दिया था। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बोधगया की यात्रा की। 14वें वर्ष में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया और उसने उसे उलबिक मतलब करमुक्त घोषित कर दिया। अब बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें शाहबाज गढ़ी एवं मान सेहरा पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, इसका अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, सरिगुना से यूनानी तथा अरामाइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और अशोक के इतिहास के बारे में जानकारी भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभी तक टोटल अशोक के जो है 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी अशोक का जो बृहद शिलालेख है उसके बारे में बात करें तो जो धौली है, शाहबाज गढ़ी है, ये पाकिस्तान में है। मानसेहरा ये पाकिस्तान का हजारा ज़िले में है।
कालसी जो है उत्तराखंड में है, जौगढ़ ओडिशा में है, सोपरा महाराष्ट्र के थाने में, एरागुडी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है और गिरनार गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। यहाँ से जो है अशोक के बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अशोक के लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो ब्रह्मगिरी, ये मैसूर में है। सिद्धपुर, ये ब्रह्मगिरी मैसूर से ही 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिन रामेश्वर, यह ब्रह्मगिरी से 3 मील, मतलब ये भी मैसूर में ही है। और हावड़ा उत्तर प्रदेश में के मिर्जापुर में स्थित है। सारोमारो मध्य प्रदेश में, नेतुर कर्नाटक में, रूपनाथ मध्य प्रदेश, गुर्जरा मध्य प्रदेश, भाबरू राजस्थान और मास्की रायचूर जिले में स्थित है। उसके बाद अशोक के लघु स्तंभ की बात करें तो सम्राट, तो उसे जो राजकीय घोषणाएं थी जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ कहा जाता है। अब जो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है वो निम्न स्थानों पर स्थित है, तो हम स्थानों को देख लेते हैं एक बार। तो उसमें जो है क्या है, सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, रुमनीदेई नेपाल, कौसम्बी प्रयागराज जिसको अब पहले इलाहाबाद बोला जाता था, निगली नेपाल, वैशाली सी सीट्स ये बिहार में स्थित है। बाकी अब मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं बताते चलूँगा। उसका देख चीज़ है कि दिल्ली का जो टोपरा स्तंभ लेख है ये जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था, लेकिन बाद में जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। कौसम्बी स्तंभ लेख भी जो है इलाहाबाद में अकबर के द्वारा लाया गया था, और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख भी जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही जो है दिल्ली लाया गया। उसके बाद लौरिया अरेराज तथा लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ लेख है वो भी जो है बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। रामपुरवा स्तंभ लेख भी चंपारण बिहार राज्य में ही स्थित है। उसके बाद ये इतने सारे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आप पढ़ लेना, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेना। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि जो नगर पुलिस व्यवस्था थी उसे रक्षित कहा जाता था। उसके बाद अशोक के जो परवर्ती सम्राट हुए, मतलब अशोक के बाद जो सम्राट हुए वो उतने ज़्यादा जो है एबल नहीं, मतलब वो निर्मल उत्तराधिकारी था और उन्होंने कुछ ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया। अशोक के बाद जो है मगध साम्राज्य का जो है विघटन होना शुरू हो गया। अंतिम अशोक सम्राट बृहद्रथ था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इससे जो है मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। अब बात करें हम शुंग वंश की, तो मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है मगध का शासक बना था। और इसका जो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। उसके बाद बात करें हम कण्व वंश की, तो जो देवभूति का मंत्री था वसुमित्र उसने उसकी हत्या कर दी और कण्व वंश की नींव डाली। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम बस इसके जो स्थापक और अंतिम शासक के नाम देखते चलेंगे। उसके बाद बात करें कुषाण वंश का, तो कुषाण ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। उसके बाद बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश का जो प्रथम शासक था उसको श्रीगुप्त माना जाता है बहुत सारे स्तंभ लेख और भीतरी स्तंभ लेख के आधार पर, जिसकी उपाधि महाराज की थी और इसका उत्तराधिकारी जो है घटोत्कच था। अच्छा, जब इसका राज्याभिषेक किया गया था, जब श्रीगुप्त का राज्याभिषेक किया गया तो इसने अपने राज्याभिषेक 319 ईस्वी के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। उसके बाद बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त क्या था, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि गलत है क्योंकि नेपोलियन का आप देखोगे नेपोलियन का जो शासनकाल था वो 1800 ईस्वी के आसपास था, 1805 तक नेपोलियन का शासन था। तो हम कह सकते हैं कि नेपोलियन जो है यूरोप का समुद्रगुप्त था, न कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, क्योंकि समुद्रगुप्त का शासन जो साम्राज्य था वो बहुत लंबे चौड़ा फैला हुआ था, बहुत दूर में फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा एरिया था। तो ये चीज़ तो मैं समझता हूँ कि इतिहासकार ने एक चीज़ गलती की है कि समुद्रगुप्त को उन्होंने भारत का नेपोलियन कहा है, पता नहीं क्यों, क्या मन में आया था उनके। उसके बाद बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो इसने जो है देवराज विक्रमादित्य परम भगवत आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। चीनी यात्री फाहियान जो है इसके शासनकाल में भारत आया था, वो लगभग 14 साल भारत में रहा जाता था।
अच्छा, ऐसा माना जाता है कि इसके दरबार में जो है 9 रत्न विराजते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छन्मक, अमरसेन, शंकु, बेताल, घटपर्वक, बराह मिहिर और बरूच जैसे विद्वान शामिल थे। ये चीज़ आपको याद रखना है कि कालिदास, बराह मिहिर, धन्वंतरी ये सब किसके दरबार में थे? तो ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अच्छा, कुमारगुप्त प्रथम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। इसी के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद स्कंद गुप्त जो है, ये भी है कि इन्होंने जो है मलेच्छो जो हून थे उनके शासन को आक्रमण को विफल कर दिया था। फिर उसने जो है सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित है उसका पुनरुद्धार कराया। उसके बाद गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था जिसने मगध पर शासन किया, और गुप्त वंश के साथ ही जो है मगध का शासन भी मगध साम्राज्य भी समाप्त हो गया। उसके बाद आते हैं पाल वंश। पाल वंश ने क्या किया, ये बंगाल में इनका जो है शासन था। इन्होंने जब बिहार को जो है उनके राज्य में मिला लिया, तो मतलब एक तरह से कहे बिहार जो है बंगाल में कब मिला, तो पाल वंश के समय। इसके कुछ इंपॉर्टेंट शासक देखते तो अच्छा, पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल को माना जाता है। गोपाल जो थे वो पाल वंश के संस्थापक थे। धर्मपाल जो है एक इम्पॉर्टेंट शासक थे इस समय, और इन्हीं के समय जो है त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ किनके बीच में, तो प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में। धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। धर्मपाल को अभिलेखों में जो है परम सौगात कहा गया, जिसमें गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापद स्वामी भी कहा है। अब हम अपने वीडियो के अंतिम पार्ट पे आ गए। तो यहाँ पे देखेंगे धर्मपाल के बाद कौन आया, तो देवपाल आया था। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद देवपाल के बाद महिपाल प्रथम को पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगर आप पाल वंश के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे पाल वंश के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अपलोड किया हो, तो आप उसको देख सकते हो। अच्छा, महिपाल प्रथम के समय ही राजेंद्र चोल ने जो है पाल वंश पर आक्रमण कर दिया था। उसका धर्मपाल के बाद रामपाल आए थे। धर्मपाल नहीं, महिपाल प्रथम के बाद जो है रामपाल शासक बना था। तो रामपाल जो है इसे अंतिम पाल शासक माना जाता है, क्योंकि इसी के समय कैवर्त विद्रोह हुआ था। और उसके बाद जो है कर्नाट वंश आ गए थे यहाँ पे। कर्नाट वंश के जो शासक थे नरसिंह दे के समय ही बख्तियार खिलजी ने जो बिहार पे आक्रमण किया था, और इसी बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह जला दिया था। इसने क्या किया, नालंदा विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया था। कर्नाटक वंश का शासक कौन था, तो वो नान्यदेव थे। ये आप पढ़ लेना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक पहले आप इसको रिवाइज कर लो, पढ़ लो अच्छे से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।